हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। तो आज फिर से स्वागत है आप सबका एक नए सेशन में। मैं हूं आपका भारती सर। आज मैं आप सबके बीच फिर एक नए टॉपिक को लेकर आया हूं, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसका नाम है उसने कहा था। जी हाँ बच्चों, आज का मेरा टॉपिक होगा जो कि गद्य खंड से दूसरा चैप्टर है, ये उसने कहा था। आज हम लोग इसी बारे में, आज लेखक परिचय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, यह जो उसने कहा था, यह जो निबंध है, यह चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित है। आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जान लें चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के बारे में। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, जी हाँ, तो ये जो उसने कहा था कहानी था, ये निबंध रूपी है, जो कि जिसके लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। जी हाँ बच्चों, जिसके लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी इसके लेखक हैं। और इसका जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी को जयपुर राजस्थान में हुआ था। इसका जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी जयपुर राजस्थान में हुआ था। और इस साथ ही साथ इसका जो है ना, इसका मूल निवास स्थान गुलेर नामक ग्राम में था। अर्थात इसका जब मूल निवास जो था, इसका मूल निवास, हालांकि इसका जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी को जयपुर राजस्थान में हुआ था, लेकिन यह वास्तव में जहाँ रह रहे थे वह था मूल निवास गुलेर नामक गांव। ये गुलेर नामक एक गांव था, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य का एक गांव था जिसका नाम था गुलेर, और वहीं जो कि जिला कांगड़ा जिला में पड़ता था। कांगड़ा जिला में, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला के यह गुलेर नामक गांव में रहा करता था। और इसका पिताजी का नाम जो था पंडित शिवराम था। जी हाँ बच्चों, इसके पिताजी का नाम जो था पंडित शिवराम था। और कहता है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी 20वीं शताब्दी के प्रथम चरण में हिंदी गद्य साहित्य के एक प्रमुख लेखक में से थे। कहा जाता है कि बच्चों कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी 20वीं शताब्दी के प्रथम चरण में, अर्थात 20वीं शताब्दी की शुरुआत में जब यह प्रथम चरण चल रहा था, तो उस समय के यह निबंधकार तथा लेखकों में से, उस समय के निबंधकार तथा लेखकों में से जो थे, वह गद्य साहित्य में एक प्रमुख लेखक के रूप में थे। और वे अपने समय में, वह जो थे अपने समय में हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं के प्रचंड यानी प्रकांड विद्वान थे। अर्थात यह जो थे केवल हिंदी भाषा के ही लेखक नहीं थे, यह जो थे अपने समय में हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं के यह जो थे ना प्रकांड विद्वान थे। प्राकृत, अपभ्रंश आदि भाषाओं में उनकी गहरी गति थी। कहा जाता है बच्चों कि प्राकृतिक, अपभ्रंश, ये जो प्राकृतिक भाषा थी, प्राकृत भाषा और अपभ्रंश भाषा, इन सभी भाषाओं में जो थी उसकी बहुत ही गहरी गति थी। अर्थात इस भाषाओं में जो था ना उसका बहुत ही रुचि था। और पुरातत्व इतिहास, इसे ये पुरातत्व इतिहास, तो बच्चों सबसे पहले हम लोग जान लें यहाँ जो वर्ड आता है पुरातत्व। जी हाँ, ये पुरातत्व, ये जो होता है पुरातत्व, ये होते हैं कि हमारे इतिहास में छिपे हुए, जो कि हम लोगों को मालूम नहीं होता है कि क्या क्या था नहीं था, जिसके बारे में हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं, उसी का जब दर्शन होता है, ये पुरातत्व के बारे में ज्ञान, अर्थात वो हमारे इतिहास की बातों के जो सामग्रियाँ थी, वो सारी चीज़ें पुरातत्व होती हैं। और ये इतिहास, पुरातत्व, भाषा विज्ञान और सामायिक विषयों पर निबंध लेखन था इसका। और साथ ही साथ इन्होंने भाषा शास्त्र का भी उसका ज्ञान अपने समय में अद्यतन और तलस्पर्शी माना जाता है। कहा जाता है कि इसका जो भाषा शास्त्र था, इसका जो पुरातत्व था, वह सभी विषयों का ज्ञान जो है, उन सभी विषयों का ज्ञान का बहुत ही ज़्यादा इसमें अद्यतन और इसके तलस्पर्शी था। यह बहुत ही तलस्पर्शी रूपी था। यह साहित्य के अतिरिक्त अपनी अभिरुचि, इसका जो इच्छा था, इसका जो ख्वाहिश था ना, इन सभी में से अन्य विषयों पर उन्होंने हिंदी में लेख, टिप्पणियाँ आदि सब बराबर लिखी। अर्थात कहा जाता है कि
इसकी जो थी ना, इसकी भाषाओं में से, अर्थात इन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई जो शुरुआत किया था, इन्होंने शिक्षा जो शुरुआत किया था बचपन में, इन्होंने संस्कृत की शिक्षा से शुरुआत किया था। जी हाँ बच्चों, इन्होंने बचपन में जो इसका जो बचपन गुजरा ना, ये बचपन में उन्होंने संस्कृत की शिक्षा को ग्रहण किया, अर्थात इन्होंने संस्कृत की शिक्षा से ग्रहण किया। तो इस तरह से हमें यह प्रश्न भी आता है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की प्रारंभिक शिक्षा, अर्थात बचपन जो था ना उसका किस भाषा से प्रारंभ हुआ था, तो उसका संस्कृत भाषा से उसका बचपन प्रारंभ हुआ था। और साथ ही साथ जो ना उन्हें संस्कृत के अलावे उसे हिंदी भाषा में भी अभिरुचि थी, और साथ ही साथ उसे इंग्लिश भाषा, उसे जो था ना इंग्लिश भाषाओं में भी विशेष रूप से उसको अभिरुचि थी। इसीलिए तो उन्होंने हिंदी भाषाओं में कहानियां भी लिखी, इसलिए उन्होंने हिंदी भाषाओं में कहानियां भी लिखी। गूढ़ और विदग्ध, हास परिहास तथा व्यंग से परिपूर्ण, कहता है कि गूढ़ और विगध यानी विदग्ध जो था, हास परिहास तथा व्यंग से परिपूर्ण अपनी कलात्मक भाषा शैली को, इसका जो कलात्मक भाषा शैली था ना एक बहुत ही यूनिक था, अर्थात बहुत ही विशिष्ट था, और वे अपने समय से बहुत आगे दिखाई पड़ते थे। अर्थात यह जिस समय में कवि के रूप में था ना, वह अपने समय से बहुत ही लंबी सोच को लेकर के यह आगे चलते थे, और यह बहुत ही लंबी प्रकाष्ठा को लगते थे। वस्तुतः वे अपने युग के अत्यंत प्रभावशाली और समर्थक लेखकों में से एक थे। अर्थात चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी जो थे, अपने युग के, अपने समय के, वह बहुत ही अत्यंत प्रतिभाशाली, अर्थात वह बहुत ही एक विशिष्ट और बहुत ही प्रभावशाली और बहुत ही सार्थक लेखकों में से, समर्थ लेखकों में से एक थे यह चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। कहा जाता है कि गुलेरी जी जो थे ना, अर्थात इसका शिक्षा दीक्षा बचपन में संस्कृत से हुआ। 1899 ईस्वी में इन्होंने मैट्रिक किया। अब हम लोग इसकी शिक्षा के बारे में बात करें तो चंद्रधर शर्मा जी की शिक्षा जो हुई 1899 ईस्वी में, इन्होंने विश्वविद्यालय में एंट्रेंस एग्जाम दिया, और 1899 ईस्वी में उन्होंने मैट्रिक एग्जाम परीक्षा पास किया 1899 में, और 1901 ईस्वी में इन्होंने इंटरमीडिएट पास किया, और 1903 ईस्वी में बीए पास किया। तो जी हाँ बच्चों, इन्होंने जो मैट्रिक की परीक्षा पास किया हुआ था, मैट्रिक की परीक्षा, वह इलाहाबाद तथा कोलकाता से, यह इलाहाबाद से उन्होंने जो था ना एंट्रेंस एग्जाम पास किया हुआ था, और कलकत्ता से उन्होंने 1999 ईस्वी में मैट्रिक परीक्षा को पास किया था। इन्होंने जो मैट्रिक पास किया था बच्चों, कलकत्ता, यहाँ लिखा है कोलकाता, यहाँ कलकत्ता नहीं लिखा है, उस समय कलकत्ता का नाम जो था ना कोलकाता था, कोलकाता। यहाँ कोलकाता जो है ना, ये अर्थात यह कोलकाता से इसका 1899 ईस्वी में मैट्रिक हुआ, और 1901 ईस्वी में, जस्ट 1901 ईस्वी में इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय, जस्ट इसी से, यहाँ कोलकाता विश्वविद्यालय से ही उन्होंने इंटरमीडिएट किया, और साथ ही साथ उन्होंने बीए जो है ना, बीए अर्थात उन्होंने बीए जो किया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया। तो बच्चों, इसने बीए जो किया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, इन्होंने 1903 ईस्वी में बीए पास कर गया। उसके बाद इसकी वृत्ति के बारे में अगर हम बात करें, इसकी वृत्तियां जो हैं कि इसकी वृत्ति जो है नाबालिग राजा, अर्थात यह जो थे कि 1904 ईस्वी में जो दरबार की ओर से खेतरी के, इसका जो विशिष्टताएं आई, अर्थात इतना ज्ञान प्राप्त करने के बाद यह 1904 ईस्वी में, जस्ट बीए पास होने के बाद 1904 ईस्वी में यह जयपुर दरबार की ओर से, जयपुर दरबार, राजस्थान की राजधानी जो जयपुर था, जयपुर दरबार की ओर से यह खेतरी के नाबालिग राजा का अभिभावक बना। यह खेतरी के नाबालिग राजा जो थे ना, नाबालिग राजा जय सिंह के अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए। अर्थात कहने का आशय है 1904 ईस्वी में जयपुर के नाबालिग राजा था जिसका नाम था जय सिंह। तो बच्चों, यहाँ जो बात किया गया है यहाँ कि 1904 ईस्वी में यह अभिभावक बना, यह अभिभावक के रूप में यह, जी, अभिभावक के रूप में यह जिसका अभिभावक बना था उसका नाम था जय सिंह।
जी हाँ बच्चों, जिस राजा जो कि नाबालिग राजा था उसका नाम था जय सिंह, उसके अभिभावक के रूप में इसका अजमेर में प्रवेश हुआ। और साथ ही साथ जयपुर भवन छात्रावास के, यह जो थे जयपुर भवन के छात्रावास के जय सिंह के अभिभावक बनकर जो ना छात्रावास के अधीक्षक बने, वहां से जाकर के, अर्थात जब ये अजमेर आए तो जयपुर भवन छात्रावास के अधीक्षक के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। अर्थात यह जो हुए जयपुर छात्रावास के रूप में यह छात्रावास के अधीक्षक के रूप में यह कार्य किया। और साथ ही साथ 1916 ईस्वी में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बने। अब तो यह सबसे पहले, जैसा कि हमें मालूम था कि बचपन की इसकी जो शिक्षा दीक्षा हुई थी वह संस्कृत भाषा से हुई थी, और संस्कृत भाषा इसके लिए एक विशिष्ट भाषा बन गया था। इसीलिए जिंदगी अर्थात ये अपने जीवन काल में जब इन्होंने अध्यापक के रूप में प्रथम बार प्रवेश किया तो वह सबसे पहले वह संस्कृत भाषा के संस्कृत भाषा के अध्यापक के रूप में वह प्रवेश हुआ। संस्कृत भाषा के अध्यापक के रूप में वह स्थापित हुआ। और अंतिम दिनों में जब इसका अंतिम लास्ट चलने लगा, अर्थात अपने जीवन चलने लगा, तो 1916 ईस्वी में संस्कृत विभाग का अध्यक्ष बना। और साथ ही साथ अंतिम दिनों में मदन मोहन मालवीय के निमंत्रण पर, यह मदन मोहन मालवीय के निमंत्रण पर यह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्राच्य विभाग के और कार्यवाहक प्राचार्य भी रहे। अर्थात तो बच्चों यहाँ यह जो थे ना बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कार्यवाहक प्राचार्य। कार्यवाहक प्रचार का मतलब होता है बच्चों कि यह जो होता है टेम्पोररी रखा जाता है, अर्थात जब तक निश्चितकालीन प्राचार्य नहीं आ जाते तब तक इसको मतलब कि कार्यवाहक प्राचार्य के रूप में इसको रखा गया। समझ में आई? तो यहाँ समझ में आ जाना चाहिए कि कार्यवाहक प्राचार्य क्या है। तो कार्यवाहक प्राचार्य वह है बच्चों की जो कि अनिश्चितकालीन के लिए होता है। अनिश्चितकालीन अर्थात जब तक कोई पद खाली है उसके लिए यानी उसके स्थान पर कोई एक अनिश्चितकालीन उस पद पर उस पद के कार्यभार को संभालेगा। तो इसको बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कार्यवाहक प्राचार्य के रूप में यह जो थे मदन मोहन मालवीय, जी हाँ बच्चों, यह मदन मोहन मालवीय के निमंत्रण पर, मदन मोहन मालवीय के निमंत्रण पर यह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में कार्यवाहक प्राचार्य के रूप में यह स्थापित हुए थे। और उसके साथ ही यह मनीन्द्र चंद्र नंदी पीठ के प्रोफेसर रहे। जी हाँ बच्चों, यह अपने जीवन काल में प्रोफेसर के रूप में भी कार्य किए, अर्थात प्रोफेसर के रूप में मनीन्द्र चंद्र नंदी पीठ के प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। मनीन्द्र चंद्र नंदी पीठ के यह प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। कहते हैं कि गुलेरी जी की अपने जीवन काल में, गुलेरी जी ने अपने संपूर्ण जीवन काल में कुल मिलाकर के 3 कहानियों की रचना किया। जी हाँ बच्चों, कि गुलेरी जी ने अपने जीवन काल में, पूरे जीवन काल में उन्होंने 3 कहानियों की रचना किया। तो उसके में से और इसने जो ना इस प्रकार से उन्होंने संपादन भी किया, अर्थात इन्होंने जब कहानियां लेखन की शुरुआत भी किया तो इन्होंने इस अपने जीवन काल में संपादन भी किया। तो बच्चों हम लोग सबसे पहले जान लें, गुलेरी जी ने अपने जीवन काल में कुल मिलाकर 3 कहानियों की रचना किया और उन्हीं के बल पर वह कहानीकार के रूप में केवल 3, जी हाँ बच्चों, केवल 3 कहानी के बल पर यह हिंदी साहित्य में, हिंदी में यह अमर हो गए। हिंदी साहित्य के इतिहास में केवल बच्चों 3 कहानियों के बल पर यह अमर हो गए। तो बच्चों ये जाहिर सी बात है, कोई एक कहानी लिखकर, कोई 2 कहानी लेकर, कोई 3 कहानियों को लेकर के प्रसिद्ध हो जाता है। उसी प्रकार ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। अब आप सबके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि कोई 3 कहानियों को लिख करके इस हिंदी साहित्य में, इस हिंदी के इतिहास में कैसे अमर हो सकते हैं? तो ये बिल्कुल आसान सी है। तो कहते हैं कि जब दिल और दिमाग में, जब दिल में कुछ करने की जुनून होती है, जब दिल में कुछ करने की जुनून होती है तो दिल और दिमाग के बीच बगावत होना ये लाजमी है।
दिल और दिमाग के बीच बगावत होना लाजमी है। अर्थात कहने का आशय है बच्चों कि इसको जो था कि कहानियों में इसको इंटरेस्ट था, अर्थात यह कहानियाँ जो था यह कहानियाँ लिखता था अपनी अभिरुचि से। और जो कोई कार्य अपनी इच्छा पूर्वक किया जाता है, मन से किया जाता है, तन मन धन संपूर्ण सर्वस्व समर्पण करके किया जाता है, तो वह बच्चों सारी की सारी जो होती है ना वह कार्य सफल होते हैं। ठीक उसी प्रकार से इन्होंने अपने जीवन काल में कुल 3 कहानियों की ही रचना किया, लेकिन 3 कहानियों को ही लेकर यह सुप्रसिद्ध हो गए, 3 कहानियों को लेकर ही सुप्रसिद्ध हो गए। तो हम लोग उन 3 कहानियों की बात कर लें तो वह 3 कहानियां थी। कहानियों में से सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, कहता है बच्चों कि सुखमय जीवन 1911 ईस्वी में इन्होंने रचना किया। सुखमय जीवन नाम का एक कहानी था जो कि 1911 में लिखा, और बुद्धू का कांटा 1911 ईस्वी में ही लिखा था। और उसने कहा था, जो कि हम लोग आज पाठ पढ़ रहे हैं, आज हम लोग जिस पाठ के बारे में पढ़ रहे हैं उसने कहा था यह 1915 ईस्वी में रचित किया। तो बच्चों ये आप लोग हाईलाइट कर लेंगे कि उसने कहा था कहानी का प्रकाशन कब हुआ, अर्थात चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने उसने कहा था कहानी कब लिखा था। तो जी हाँ बच्चों 1915 ईस्वी में उसने कहा था कहानी को चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने लिखा था। और इन्होंने संपादक के रूप में भी कार्य किया, यानी समालोचक काशी नगरी प्रचारणी पत्रिका का भी इन्होंने संपादन किया था। अर्थात यह संपादक के रूप में यह जब कार्य किए, यह समालोचक काशी नगरी प्रचारणी पत्रिका के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। और यूं कहें तो उनकी कहानियां जो, अर्थात इन्होंने जो कहानियां लिखी हुई थी उनकी कहानियां विषय वस्तु, उसकी कहानियों का जो विषय वस्तु होता था ना बहुत ही एक यूनिक टाइप का, अर्थात कहते हैं विशिष्ट टाइप का होता था। और भाषा शैली तो इसकी इस प्रकार से थी कि यह जल्द ही, मतलब कि ये इतना प्रभावशाली होता था इसका भाषा शैली कि यह जो भाषा शैली ये बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होता था, बहुत ही ज़्यादा। और शिल्प के कारण अपने समय से आगे की रचनाएं प्रतीत होती, अर्थात यह अपनी भाषा शैली के बल पर, अर्थात इसकी सोच, इसका दिमाग का जो सोच था ना, अर्थात अपने मन अर्थात दिल की जो करता था ना, तो इसी कारण से इसके जो सोच दिखाई पड़ती थी रचनाओं में से, इसकी भविष्य के लिए यह प्रतीत होती थी। और हिंदी कहानी के विकास में इनका प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से प्रभाव पड़ा। कहते हैं हिंदी का जो साहित्य था ना इसमें प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से प्रभाव पड़ा है। संस्कृत का इतना बड़ा पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो जी थे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी संस्कृत के बहुत बड़े पंडित थे। जी हाँ बच्चों, संस्कृत के बहुत बड़े पंडित में से एक थे। और शास्त्र निष्णात, गंभीर प्रकृति का विद्वान, ऐसी सृजनात्मक भाषा शैली में, कहता है कि गंभीर प्रकृति का विद्वान, ऐसी सृजनात्मक भाषा शैली में कल्पना और यथार्थ के ऐसे संतुलित साधन के साथ, कल्पना और यथार्थ, कहता है बच्चों इमेजिन, कल्पना और यथार्थ जो कि स्थिति यथावत स्थिति होती है, उसे संतुलित संधान के साथ आधुनिक कथ्यों वाली ये कहानियां लिख सका। अर्थात कहता है बच्चों यह संस्कृत के विद्वान होते हुए भी हिंदी के साहित्य में इन्होंने इतने प्रकट हो करके, गंभीर प्रकृति के संपूर्ण हो करके, सृजनात्मक भाषा शैली में कल्पना और यथार्थ को सम्मिलित कर इन्होंने कहानियों को संपूर्ण रूप से उजागर कर दिया और यह विख्यात हो गए। तो ये संस्कृत से जिस प्रकार संस्कृत के विद्वान हुए उसी प्रकार यह हिंदी के क्षेत्र में भी यह अमर हो गए। कहते हैं ये कहानियां अपनी भाषा, कहते हैं कि आधुनिक कथ्यों वाली कहानियां लिख सका, यह सचमुच ही एक चमत्कार है। यह सचमुच में ही एक चमत्कार है कि आश्चर्य से भरे देने वाली एक रचनात्मक घटना।
अर्थात संस्कृत के इतने बड़े विद्वान हिंदी के साहित्य क्षेत्र में अमर हो गए, यह एक चमत्कार ही तो है, यह एक चमत्कार ही तो है जो कि संस्कृत के होते हुए हिंदी के क्षेत्र में इतना, यह बहुत सोचने वाली बात है, यह एक चमत्कार ही कहा जाए। तो यह जो था ना आश्चर्य कर देने वाली यह रचना है। ये कहानियां भाषा शैली और शिल्प को लेकर आज भी इतनी ही तरोताजा है। कहता है यह कहानियां जो है ना, ये कहानियां अपनी भाषा शैली और शिल्प को लेकर के आज भी उतनी ही तरोताजा और रचनात्मक कौतुक सरीखी प्रतीत होती हैं। कहता है कि जब भी इसकी कहानियों को पढ़ा जाता है ना, बहुत ही इसकी रचनात्मक जो था बहुत ही अजीब तरीके, बहुत ही विशिष्ट तरीके का था, और आज भी इसकी तीनों कहानियां हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अजर और अमर हैं। हिंदी के इतिहास में यह एक विशिष्ट कहानियों के रूप में है। और कौतुक और अभिप्राय, कौतुक का अभिप्राय कतई यह नहीं है कि, कौतुक का अभिप्राय बच्चों कतई यह नहीं है कि विषय वस्तु का कथ्य, ये उसकी जो विषय वस्तु है ना, उसका जो बेस है कहानी का, उसका जो आधार है, अर्थात उसमें जिस चीज का वर्णन किया गया, विषय वस्तु का मतलब होता है कोई कहानी जिस विषय पर वर्णन किया गया है, तो बच्चों वही होता है विषय वस्तु, विषय वस्तु वही होता है। और कथ्य कम महत्वपूर्ण तथा अगंभीर है, उसका जो कथ्य कम महत्वपूर्ण तथा अगंभीर है, सच्चाई इसके विपरीत है, सच्चाई जो ना इसके बहुत ही विपरीत है, इसकी विषय वस्तु तथा कथ्य अधिक गंभीर महत्वपूर्ण तथा समय के आगे का है। अर्थात यह जो कहानियां लिखता था, इसका जो विषय वस्तु होता था कि उसका कथ्य जो था बहुत ही अधिक ही गंभीर और साथ ही साथ महत्वपूर्ण तथा समय के आगे का होता था, समय के आगे का होता था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी अपने इतिहास के लिए बहुत ही विशिष्ट और प्रख्यात कवियों में से वह एक थे। और साथ ही साथ इन्होंने 3 कहानियां ही नहीं और ही अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों को लिखा। तो हम लोग जाने कि इन्होंने प्राच्य विद्या, इतिहास, पुरातत्व, भाषा विज्ञान और समसामयिक विषयों पर आदि पर इन्होंने निबंध भी लिखा। और साथ ही साथ कछुआ धर्म, मोरसे ही मोही कुंठाव, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष, डिंगल, संस्कृत की टिपरारी, देवानांग प्रिय आदि, ये सब जो था ना इसकी रचनाओं में से था। और साथ ही साथ यह प्रमुख निबंध था इसके जीवन काल का। और कहते हैं बच्चों इसके अतिरिक्त अनुवाद की बाढ़, इसके अतिरिक्त इन्होंने अनुवाद की बाढ़, खोज की खाज, क्रियाहीन हिंदी, वैदिक भाषा में प्राकृतपन आदि टिप्पणियां भी इन्होंने अपने जीवन काल में प्रकाशित भी। अर्थात इन्होंने कहानियां भी लिखी, निबंध भी लिखी और इन्होंने टिप्पणियां भी किया, टिप्पणियों को भी इन्होंने प्रकाशित किया। अंग्रेजी में भी इन्होंने नहीं छोड़ा, अंग्रेजी के साहित्य के क्षेत्र में भी इन्होंने एक विशिष्ट प्रदर्शन किया। ए पोयम बाय भास, ए कमेंट्री ऑन, अर्थात कहते हैं बच्चों इन्होंने इंग्लिश में अंग्रेजी भाषा को भी इन्होंने नहीं छोड़ा, अंग्रेजी में इन्होंने ए पोयम बाय भास। तो जी हाँ बच्चों, ये पोयम बाय भास, इसका जो इंग्लिश में कहानी रचित हुआ ए पोयम बाय भास, और दूसरी था ए कमेंट्री ऑन वात्स्यायन कामसूत्र, अर्थात दूसरा था ए कमेंट्री ऑन वात्स्यायंस कामसूत्र, अर्थात कामसूत्र के बारे में इन्होंने वात्स्यायन द्वारा लिखा गया जो कामसूत्र ग्रंथ था उसके बारे में इन्होंने लिखा था। और उसके साथ साथ द लिटरेरी क्रिटिसिज्म आदि निबंध को इन्होंने इंग्लिश भाषाओं में संपादन किया। और देश प्रेम को लेकर उन्होंने कुछ कविताएं भी लिखी थी। और साथ ही साथ इन्होंने देशभक्ति को लेकर के इन्होंने अपने जीवन काल में कुछ कविताओं की भी रचना किया था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, इस प्रकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी एक प्रख्यात और सुप्रसिद्ध विद्वानों में से एक गिने जाते हैं। तो इस तरह से हमने इस क्लास में चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के बारे में स्टेप बाय स्टेप समझा। और हमें उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्णतः विश्वास है, हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्णतः विश्वास है आप लोगों को यह क्लास अच्छा लगा होगा। अगर क्लास अच्छा लगा है तो फिर आप लोग अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे। तो फिर
अगले क्लास में इस पाठ के बारे में बात करेंगे, इस एनसीईआरटी के बारे में कि कहानी क्या कहना चाहता है उसने कहा था। तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।